एक पंक्ति है कि सरकार किसी की वो स्वभाव लगभग एक ही रहता है, ये भी एक मजबूत पंक्ति है। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया है। अब राष्ट्रपति का ही साइन बाकी है। जब यह कानून बन जाएगा बिल से, तो क्या वाकई में जो पहले कहा जा रहा था कि राज्य अपने पैरों पर खड़ा हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, सशक्त हो, और जिन राज्यों ने इसको शेष लगाकर चाहा कि हम कुछ थोड़ा आर्थिक सोर्स अपना डेवलप करें, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, या जो पुराना बकाया है, जैसे झारखंड 1,36,000 करोड़ रुपए का दावा करता है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसका व्यापक असर भविष्य पे क्या पड़ेगा? कांग्रेस इस पूरे मामले को किस रूप में देख रही है? क्योंकि आज कांग्रेस भले ही विपक्ष में हो, कभी ना कभी हो सकता है ऐसा कि ये केंद्र की सत्ता में आए। प्रदीप यादव हैं, कांग्रेस के नेता हैं। प्रदीप जी, इस विधेयक पे जो मान लीजिए कानून बन जाएगा, तो जो ग्रीन सेस कहा गया शुरू में झारखंड सरकार के द्वारा, जो 24 से पैसा था कि खनिज पे हम ले लेंगे एक्स्ट्रा, वो पैसा तो बंद हो जाएगा। तो मतलब देखिए, जब यह संविधान में संघीय ढांचा है तो राज्य की भी अपनी परिधि है, देश की भी अपनी परिधि है, और राज्य देश की परिधि को आप तोड़ नहीं सकते। भारत सरकार ने संघीय ढांचे पर प्रहार किया है। वो चाहता है कि देश के तमाम राज्यों की निर्भरता देश के शासकों पर हो जाए और हम मनमाने तरीके से इस देश को चलाएं अपने लाठी के बल पर। और झारखंड जैसा प्रदेश, जहां इस प्रकार के शेष से 10 से 12 हजार करोड़ का बजट में हिस्सेदारी मिलता हो, और एकाएक यह तुगलकी फरमान कि राज्य कोई शेष नहीं लगा सकता, यहां तक कि जिस भूमि पर राज्य का अधिकार है, कह रहा है वहां भी भूमि पर भी कोई शेष नहीं लगा सकता जो खनिज युक्त भूमि है। यह राज्यों को कमजोर करने वाला निर्णय है, विधि है, विधान है। पुनर्विचार करना चाहिए भारत सरकार को। लेकिन वरना जिन प्रदेशों में यह प्रभावी होगा, वहां के लोग उद्वेलित होंगे, और हम जैसे लोग जो हम संघीय ढांचा को मजबूत करना चाहते हैं, राज्यों की हिस्सेदारी देना चाहते हैं, कांग्रेस इसका शुरुआती दौर से विरोध कर रही है, और इस राज्य में तो हम एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे। और मैं आपको कह सकता हूं कि एक छटा खनिज यहां से बाहर नहीं जाए, इस प्रकार का आंदोलन यहां चलेगा। कांग्रेस उसमें शरीक होगी, कांग्रेस उसकी अगवानी करेगी। लेकिन जेएमएम ने तो ये आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दे दी है, लेकिन जो मूल कानून था उसी कानून में संशोधन कर दिया। तो एक तरीके से आपको तो अब अधिकार ही नहीं है कि आप इस पे मतलब लड़ सकिएगा या मतलब उनको बाध्य कर सकिएगा। अगर राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा तब तो ये कानून बन जाएगा। नहीं, कानून पर ही ना पुनर्विचार करने भारत सरकार से हमारी लड़ाई तो इसी बात की है कि इस कानून को वापस ले, इस पर पुनर्विचार करे। नहीं तो उतना हंगामा हुआ, सरकार ने सुनी नहीं, पास कर दिया। वो तो नहीं, जब जनता की लड़ाई होगी, जंतर मंतर पर इतनी लड़ाई हुई, धर्मेंद्र प्रधान कोई लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया। जब जन दबाव बना, जैन जी का दबाव बना, इस्तीफा देना पड़ा। तो जब जन दबाव बनता है तो इस्तीफा देता है। उसी तरह जब राज्य आंदोलित होगा, जनता सड़क पर होगी, खान खनिज पर ब्रेक लगेगा, भारत सरकार को पुनर्विचार करना होगा। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि बड़ा सोच समझ करके मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इस फैसले को किया है कि जो बकाया शेष राशि है 1,36 करोड़, वो भी अब सपाचट हो गया। यहां तो एक एक योजनाएं प्रभावित होगी। मैया सम्मान योजना, जिसकी निर्भरता इसी शेष पर था। अबुआ आवास योजना, जिसकी निर्भरता इसी शेष पर था। कल्याणकारी कई योजनाएं जिस इसी शेष पर था। हमें लगता है सब पर ग्रहण लगने की संभावना है। तो वो तमाम 50 लाख महिलाएं सड़क पर आएगी, वो तमाम नौजवान अबुआ आवास के पूरे परिवार सड़क पर आएंगे, और राजनीतिक दल तो सड़क पर आएगा ही। और हमें लगता है कि यह कदम भारत सरकार को पुनर्विचार करने के लिए विवश करेगा यह आंदोलन, और उन्हें सोचना पड़ेगा। जैसे बीजेपी का एक तर्क है कि अगर हम सारे राज्यों का बकाया देने लगे, तो जो माइनिंग कंपनियां हैं, जैसे कोल इंडिया का सारा
डीबीसी, सेल, ये सब मतलब बैंक करप्ट हो जाएगा, पैसा ही नहीं है। कंपनी ही मान लीजिए अगर 10,000 करोड़ का हो और देनदारी हो 1,00,000 करोड़ का, तो बोले ये तो नहीं हो सकता है, इस वजह से इसको लाना पड़ा। बोल रहे हैं कि दूसरी बात यह है कि राज्य जब सेस लगा रहे हैं तो खनिज का रेट बढ़ जा रहा है, तो जो सीमेंट कंपनियां भारत से कोयला लेती थी अब वो फॉरेन से मंगाने लगी, तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसमें भी कट जा रहा है। तो वो इस तरीके के कई तर्क दे रहे हैं कि इस वजह से मजबूरीवश लाना पड़ा। ये अभी देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में लेकर लाया गया है। देखिए, भारत सरकार को राज्यों से विचार करना चाहिए था, राज्यों की सहमति लेनी चाहिए थी कि भाई यह जो संघीय ढांचा है, इस संघीय ढांचा में कैसे संतुलन रहे, वरना आप केवल अपने कोष को भय दिखा करके बैंक करप्ट हो जाएगा, हमारी कंपनियां, यह भय दिखा करके आप राज्यों की हिस्सेदारी को लूट नहीं सकते। ये सारी चीजें उस समय नहीं आपको घाटा लगता जब अडानी जैसी कंपनी को आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर देते हैं गोड्डा जैसे जगह में एक कंपनी के लिए, और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि यहाँ से 20,000 करोड़ का निर्यात होता है झारखंड से, आधा वहीं से निर्यात हो रहा है गोड्डा से, और हमको एक टन गोपाला नहीं मिलता क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। वहाँ आपकी नज़र क्यों नहीं पड़ती? वो क्योंकि वहाँ अडानी है, वहाँ अंबानी है। अडानी अंबानी के लिए आप दरवाजा खोल देते हैं कि हमारे खजाने लूटे जाए, उनके बैंकों के खजाने बढ़ते जाए, आमदनी उसकी परवाह नहीं है, और दुनिया को भय दिखाते हो कि हमारी कंपनियां जो है गरीब हो जाएगी, हमारा कोष खत्म हो जाएगा। ये केवल एक भय दिखाना है, ये संतुलन पैदा, आर्थिक संतुलन पैदा करना नहीं है। हम सब का मानना है, कांग्रेस का मानना है, राज्य का मानना है कि यह वित्तीय संघीय ढांचे पर कठोर प्रहार है। हम सब इसका जोरदार विरोध करें। जैसे झारखंड भाजपा तो मुखरता के साथ इस कानून का मतलब सपोर्ट नहीं कर रही है खुल के, पर वो भी ये सब तर्क गिना रही है और साथ में ये भी करे कि नहीं शेष लगेगा, पर उसका एक तरीका होगा जो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। अब कोई 100 रुपये टन लगा दे रहा है कोयला पे, कोई 150 रुपये टन लगा दे रहा है, तो वो आपस में ही बहुत सारा चीज उलझ गया है। तो पुराना पे तो वो लोग कह रहे कि यहाँ पुराना नहीं मिलेगा, लेकिन बोल रहे कि शेष कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, पर उसका एक सिस्टम होगा। ये नहीं कि राज्य सरकार मतलब उड़ीसा को मन किया तो 250 रुपये टन कर दिए, झारखंड को मन किया तो 100 रुपये टन कर दिए, मध्य प्रदेश को 500 रुपये टन कर दिया। बोला यूनिफॉर्म सिस्टम हम लाएंगे। हमने इसीलिए तो शुरुआती दौर में ही कहा, तो फिर राज्यों से आपको सहमति लेने में क्या ऐतराज था? राज्यों की सहमति, राज्यों के विचार, आखिर इस प्रकार के जब आप अमूलचूल परिवर्तन करते हैं तो इन चीजों में इसीलिए तो राज्यों की सहमति ली जाती है। तो आपको क्यों लगता है कि क्यों इतना आनंद फानन में लाया गया? न, बिल्कुल वो चाहता है कि ये राज्य की निर्भरता उनके ऊपर रहे, देश के ऊपर रहे, उनके शासक, और हम अपने अनुसार इस देश के शासन को चला सके, राज्य को ही मेरे सामने सीना तान के खड़ा ना हो सके। आप तो खैर उस स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल करता हूं कि क्या भविष्य में अगर कांग्रेस सत्ता पे आती है, केंद्र की सत्ता पे, तो जो राज्यों का बकाया बनता है वो दे पाने की स्थिति में होगी? क्या ये बात कांग्रेस मैनिफेस्टो में मेंशन कर सकती है कि हाँ हम देंगे, पुराना बकाया भी देंगे? देखिए, आज की तारीख में इतना आपको जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ही संघीय ढांचा को अडॉप्ट किया। कांग्रेस ने तानाशाह को अडॉप्ट नहीं किया। इस पूरी व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संघीय ढांचा व्यवस्था को कांग्रेस ने दिया संविधान के तहत। तो ये मजबूत कैसे हो, इसका पोषण कैसे बेहतर हो, हमें लगता है कि कांग्रेस की सरकार एक एक कदम उठाएगी और उस परिधि में जो भी चीजें होगी जरूर कांग्रेस करने का प्रयास करेगी। ठीक है, झारखंड में आप देख रहे होंगे कि पिछले 20-21 दिन से भी अधिक बच्चे बैठे हुए हैं आंदोलन में, कह रहे हैं कि कोई सुध लेने वाला नहीं है, हठ धर्मिता पे है सरकार। कह रहे डेलीगेट्स भेज देते हैं, आप यस नो में बात हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है, डाक के 3 पात फिर वहीं पे है। तो मतलब
कांग्रेस के कई नेता इंडिविजुअल तौर पे तो दिख रहे हैं उनके पक्ष में। राहुल गांधी ने भी कहा लाठीचार्ज का हम गलत मानते हैं, विरोध करते हैं, गलत हुआ। लेकिन जिस तरीके से बंधु तिर्की ने कल स्टेटमेंट दे दिया कि जेएसएससी के जो भी अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, मतलब इस एम्प्लॉय जो हैं, उनका 3 महीने के लिए वेतन रोक दिया जाए और 3 महीने में जांच कंप्लीट करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। जो गलत से पास हुए हैं उनको निकाल दिया जाए और फिर फ्रेश लिस्ट जारी किया जाए। छात्र कर रहे नहीं, जेएसएससी रद्द मतलब रद्द। वो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने सारा तर्क पहले भी दिया था पर सीआईडी ने मानने से इनकार किया, लिहाजा हमको सीआईडी पे भरोसा नहीं है, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। आगे क्या, कैसे निकलेगा रास्ता? देखिए, इन सारी चीज़ों का रास्ता तो संवाद ही है, जो सच है। दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, कई महायुद्ध हुए, लेकिन वो अंत में डायलॉग से ही वो समाप्त हुआ। ये तो छोटी मोटी लड़ाई है, हक और अधिकार की लड़ाई है। हमारे लिए, आपके लिए बड़ी लड़ाई है। हमें लगता है कि संवाद करके ही इसका समाधान होगा। और मेरे जैसा व्यक्ति, जिस पार्टी से मैं आज बिलोंग करता हूं, कांग्रेस से, हमारे नेता का शुरुआती दौर से है कि सरकार को संवाद करना चाहिए और सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए थे और आज भी वो प्रयास जिंदा है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो फुल स्टॉप लगा है, कोमा जरूर लगा है। आपके विचारों से इतना मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें लगता है कि जल्दी फुल स्टॉप लगेगा, जैसा मेरी सोच है। जहाँ तक इन परीक्षाओं को रद्द करने की बात है, जो सामान्य तौर पर है, कुछ परीक्षाएं तो रद्द हुई है, कुछ परीक्षा जांच के घेरे में है। जिस एजेंसी की बात आप कर रहे हैं, सीबीआई का, वह भी, उनका भी पाक साफ नहीं है। वो तो कई यहाँ परीक्षाओं की जांच अब तक पूर्णाहुति नहीं कर पाई सीबीआई। और सीबीआई आज की तारीख में पॉलिटिकल एजेंसी बन चुकी है। हमें लगता है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करना चाहिए और बीच के रास्ते निकाल करके इसके समाधान करने चाहिए। लेकिन ये भी सच है जो बात बंधु जी कह रहे हैं, या और कई लोगों के मुंह से हमने सुना है कि जिन बच्चों ने मेहनत करके, गरीब बच्चों ने, गरीब परिवार से आने वाले लोगों ने अपने खर्चे पर आज सक्सेस किया है, वो भी मेरे नज़र में है। खुद मैंने देखा है कि मेरे पीछे एक रहने वाला एक बेहद गरीब लड़का, जो अपने से खाना बनाता था, खाता था, पढ़ता था, आज वो मेरे पीछे ही रहता था, जो मेरा सर्वेंट क्वार्टर उसमें रह के पढ़ा। और मैंने तब जाना कि जब वो मिठाई लेके मेरे पास पहुंचा, तो हमने पूछा उससे कि आखिर ये मिठाई किसकी है बेटा। उसने कहा कि ना हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग, ये जो आपका सप्लाई अफसर बने हैं, ब्लॉक सप्लाई अफसर में मेरी नियुक्ति हुई। तो हमने फिर बधाई दिया। तो हमको लगता है कि ऐसे कई लोगों को, मैं हाल के दिनों में अपने क्षेत्र में था, एक आदिवासी लड़का था, मैं एक श्राद्ध के कर्म आदिवासी के परिवार में गया, वहाँ भी एक बच्चे से भेंट हुई। बोला, सर हमको पहचान रहे हैं? के लिए तुमको तो पहचान रहे हैं, तुम फलाने गांव के हो। तो बोला, इतना ही, हमारा इस बार चयन हुआ है, रामगढ़ में मैं पोस्टिंग हूँ, जामा रामगढ़ में, ये सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में, ब्लॉक सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में। तो और मैं उसके परिवार को जानता हूँ कि आज भी उसका घर खपड़ेल का ही है, छोटा सा परिवार है, पिता भी नहीं है उनके। तो ऐसे बच्चे भी सक्सेस हुए हैं। तो अगर उनके पक्ष को भी देखा जाए तो ये लगेगा कि उन बच्चों को भी कैसे अम्ब्रेला मिले। और इनकी जो मांगे हैं, मैं इसका पक्षधर हूँ कि जब मिलावट हो जाए तो वो सामान बिकता नहीं है, ये भी मैं समझता हूँ इस पंक्ति को। तो हमें लगता है कि फिर भी डायलॉग से कि क्या रजामंदी हो सकती है, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, हम तो पार्टी की इच्छा कह सकते हैं, अपने नेता की इच्छा कह सकते हैं। और ये बात हमने मुख्यमंत्री जी के सामने जब सामूहिक बैठक हुई उसमें भी रखा है, और हमें लगता है कि सरकार भी इसे गहराई से ले रही है, जल्दी इसका समाधान करेगी। तो कांग्रेस का डेलीगेशन क्यों नहीं जा रहा है छात्रों से मिलने, या रास्ता बता दे सरकार को ही, या कमेटी को ही रास्ता बता दे कि ये रास्ता है, इससे कीजिए। मान लीजिए अब तो अड़ गए हैं छात्र, तब छात्र नहीं अड़े हैं,
छात्र के पीछे कोई ना कोई एक शक्ति लग गई है, भारतीय जनता पार्टी। मैंने तो उस दिन देखा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कई नेता को नाचते हुए इस जुलूस में। मैं खुद जा रहा था विधानसभा थोड़ी देर से, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां से हुंकार भरते हैं। रघुवर दास जी, जिनके हाथ लहू लुहान हो, वो कहता हो कि ना हम हत्यारा नहीं है। ये कैसी बात? जिसने झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। जब बहाली की तो सारा उत्तर प्रदेश के लोगों का किया। एक जेपीएससी की जिसने परीक्षा नहीं ली, तानाशाह के नाम पर अगर इस 25 वर्षों में किसी एक व्यक्ति का नाम आता है तो रघुवर दास का, जिसने किसी की नहीं सुनी, जिसने पुलिस तक को विधानसभा में घुसवा दिया। आज वो लोकतंत्र की दुहाई देता है। वो लोकतंत्र की दुहाई क्या देगा? उन्हें तो उन छात्रों को भड़काना है, उस्काना है, ताकि कोई समझौता नहीं हो, समाधान नहीं हो। वो ये चाहता है। इसीलिए हम आज भी आपके माध्यम से छात्रों से भी आग्रह करेंगे और सरकार से भी आग्रह करेंगे। जब मेरी बारी आएगी मिलके तो वहाँ भी बात करेंगे कि भाई डायलॉग से इसके समाधान होना चाहिए और जल्दी समाधान हो। जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। ठीक है, मान लीजिए बीजेपी विपक्ष में है और अब देश में आप भी तो एक तरह से अब ज़ईफ होने के ही राह पर हैं। ये नहीं कह सकते कि नैतिकता की राजनीति हो रही है। तो ठीक है, बीजेपी की साजिश को तो चाहे तो सरकार नाकाम कर सकती है, छात्रों को अपने पक्ष में कर लेगी तो हो जाएगा बीजेपी का साजिश। मैंने पहले ही कहा, देर है अंधेर नहीं है। जब तक पर्दा उठता नहीं है तब तक चीजें सामने आएगी नहीं। मैं इशारों में आपको कह सकता हूँ पर्दा जल्दी उठने वाला है, पूरा परिदृश्य सामने आने वाला है। जैसे छात्र में कई लोग में मैं सोशल मीडिया देख रहा था, तो अब चल रहा है कि झारखंड हो या देश का कोई भी अन्य राज्य, जब विधायकों का सैलरी इंक्रीमेंट की बात आती है तो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, निर्दलीय हो, सब एक मुंह से स्वर में हाँ कर देता है। इस मुद्दे पर ऐसे सारे राजनीतिक दल मिलकर ना तो सरकार को समाधान बता रहे हैं या ना इनिशिएट कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ के कर लेते हैं। देखिए, कुछ मुद्दे होते हैं जिसमें विचारों की भिन्नता रहती है। आपने खुद कहा कि कुछ बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ सरकार की मजबूरियां भी रहती है। वैसे एक पंक्ति है कि सरकार किसी की वो स्वभाव लगभग एक ही रहता है। ये भी एक मजबूत पंक्ति है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हेमंत जी परिपक्व हैं। मैंने कई बार उनको विधानसभा में भी इस बार सुना, उन्होंने कहा है कि हम इसका समाधान निकालेंगे। थोड़ी देर जरूर है, अंधेर नहीं है। मुझे लगता है जल्दी उनका समाधान निकालेंगे। आप तो नेता भी हैं विधायकों के, कोई टाइमलाइन, टाइम फ्रेम, डेडलाइन दे सकते हैं एक अनुमान में ही, ताकि उनके गार्जियन भी तो सुन रहे होंगे ना, जिनके बच्चे मच्छर में बरसात में सो रहे हैं बेचारे बाहर, सिर्फ एक मांग को लेकर, इंसाफ न्याय की मांग कर, तो उनके गार्जियन को बता सकते हैं कि कोई डेडलाइन इतना में हम समझ रहे हैं कि हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझे लगता है कि जल्दी इसका समाधान होगा। जो आज मेरी कई लोगों से बातचीत हुई है, उस क्रम में जो बातें छन के आई है कि सरकार इसके रास्ते निकाल रहे हैं और जल्दी समाधान होने के आसार हैं। ठीक है, मेरा एक दो सवाल और रह गया है। जैसे फॉरेन करेंसी रेगुलेशन बिल जो आ रहा है, आप लोग उस पर विरोध, ऐतराज है कांग्रेस का और भी कई दलों का विरोध है। बीजेपी कह रही है कि क्यों भाई, पैसे का अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए कि पैसा किस देश से आया, किसके पास आया, कहाँ खर्च हुआ। हम तो यही कर रहे हैं, हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि अब फॉरेन से पैसा नहीं आएगा एनजीओ के माध्यम से। ऐसा क्या है छुपा रहे हैं? जब पैसा सही रास्ते पे आएगा तो सही जगह खर्च होगा। बिल को यदि आप गहराई से देखें तब चीज़ें आपको पता चलेगा कि बिल को इस प्रकार से भेग रखा है उन्होंने कि भाई फॉरेन करेंसी आएगा कैसे, ये बात नहीं है। हम कैसे उनके ट्रस्ट को जीरो करें, इन्हें ट्रस्ट को फेल करें, इनके कोई शर्त नहीं है। जब मन चाहेगा ट्रस्ट को फेल करेगा, ट्रस्ट को डेट करेगा, मृत प्राय करेगा
और जैसे ही मृत प्राय होगा, सरकार करे कि ट्रस्ट की पूरी संपत्ति सरकार की होगी। यानी ये लक्षित करके इस प्रकार के नियम को बनाया गया है ताकि जो अल्पसंख्यकों के ट्रस्ट है, क्योंकि अधिकांश फॉरेन करेंसी उन्हीं के माध्यम से आती है, उनकी जो काम है उनके बारे में कभी नहीं सोचा कि आज सुदूर इलाके में, चाहे झारखंड जैसे प्रदेश हो, उत्तराखंड जैसे प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश हो, मध्य प्रदेश जैसे प्रखंड हो, दक्षिण भारत के कई जिले हो, कर्नाटक जैसे प्रदेश हो, जो सुदूर इलाका के हैं, वहाँ आज भी शिक्षा का अगर अलग जगाया दलितों में, आदिवासियों में, तो इन अल्पसंख्यक विद्यालयों ने, उनके ट्रस्टों ने पर भी आज भी कल्याणकारी सेवा अगर दे रहा है अस्पताल का, स्वास्थ्य क्षेत्र में, सुदूर इलाकों में, पहाड़ों में अपने अस्पताल को चला के, जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाई वहाँ ये ट्रस्टी पहुँच गए थे लोग। अब उन पर आप नकेल कस रहे हैं, ये जानबूझ करके उनके गर्दन को आप पकड़ना चाहते हैं ताकि वो अपना कदम पीछे करें। ऐसे लोगों को फंसाने के लिए उनकी बुरी नज़र है, हमारा विरोध वहाँ से है। बीजेपी ये कह रही है कि देखा गया कि फॉरेन करेंसी का उपयोग धर्मांतरण में हो रहा है, बोले इसके कई प्रमाण आ गए। बीच में एक कोई एनजीओ बनता है, फॉरेन करेंसी का ग्रांट ले लेता है, कुछ दिन चलाता है, फिर बंद करके चला जाता है। तो हम कह रहे हैं कि जो भी विदेश से फंड आएगा उससे कुछ भी निर्माण होगा, अगर वो बीच में उनका रिन्यूअल नहीं कराते हैं वो लोग, तब वो हम प्रॉपर्टी अटैच करेंगे। हम दरअसल धर्मांतरण के विरोध में हैं। धर्मांतरण हम भय, लोभ, लालच से नहीं बढ़ावा दे सकते। बोल रहे इस बात का कांग्रेस को दुख है। नहीं, हाँ, धर्मांतरण जबरदस्ती होगा ये तो कोई कानून ही नहीं है, ये तो पहले से कानून है कि भाई हम स्वतंत्र रूप से धर्म एडॉप्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में कानून भी सभी राज्यों ने लगभग बना डाला है कि अगर जबरदस्ती पांडे जी को हम हिंदू से किसी दूसरे धर्म में ले जाए तो मानने वाला, जो ले जाने वाला है, उन पर बड़ा केस होगा। तो इसके तहत तो कार्रवाई हो ही रही है, इसकी जरूरत फिर कहाँ है? आप तो सीधे उनके ट्रस्टों को बंद करना चाहते हो, कोई न कोई खरोंच लगा करके, कोई न कोई पैसेज निकाल करके, कोई न कोई रास्ता निकाल करके, उसके लिए कानून लाया है। और दूरगामी प्रभाव यही पड़ने वाला है कि अल्पसंख्यकों के जो ट्रस्ट है, खास करके ईसाई मिशनरियों के, उन पर ये नकेल कसने जा रहा है, उनको बंद कराना चाहता है, उसके लिए कानून है। इसलिए हम सब इसका विरोध करते हैं। जैसे कुछ संगठन का तर्क ये है कि भाई सिर्फ विदेश से पैसा क्रिश्चियन ट्रस्ट में नहीं आ रहा है, इस्लामिक ट्रस्ट में भी आ रहा है, पर वो उनके संगठन तो विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग धर्मांतरण के काम में इस पैसे को नहीं लगाते हैं। और इन पे आरोप चस्पा कर रही है कि भाई ये धर्मांतरण में लगाते हैं। बोल रहे हैं ऐसे कई तथ्य मिले हैं। जब पैसा रुक गया तो क्रेडिट एटीएम कार्ड से 36 करोड़ 68 करोड़ निकाले गए हैं। नहीं, आपका विरोध केवल क्रिश्चियन मिशनरी ऐसा नहीं कह सकते। क्रिश्चियन मिशनरी आगे है, विरोध तमाम अल्पसंख्यकों का है, उनकी बौद्धिस्ट का भी विरोध है, बुद्धों ने भी विरोध किया है। ऐसा थोड़े कि बौद्धिस्ट इस कानून के सपोर्ट में, समर्थन में। कोई भी समाज, जिस समाज की गर्दन फंसेगी वो तमाम लोग इसका विरोध करेगा। और यह देश सबके लिए है, यह देश सभी धर्मों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। हम ऐसे कानून को बनाएं जिसमें सबका सम्मान हो, किसी का गला ना दबे, किसी को हम जबरदस्ती किसी को गलत करने के लिए मजबूर ना करें। हमें ऐसे कानून का पक्षधर होना चाहिए। और हमें लगता है कि यह कानून बिल्कुल कुछ धार्मिक विशेष लोगों को, धर्म मानने वाले लोगों को लक्षित करके बनाया गया है, और इसका विरोध होगा, स्वाभाविक है। शुक्रिया। तो आप प्रदीप यादव को सुन रहे थे। हम दोनों की बातचीत आपको कैसी लगी उस पर भी आप अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई सवाल हो किसी भी विषय को लेकर, खासकर जो झारखंड राज्य से जुड़ा मुद्दा हो, तो फ्री होकर लिखिए आप अपनी राय, ताकि हम अगले बार जब कभी
किसी से मिले जो संवैधानिक पद पर हैं, जो जिम्मेदार पद पर हैं, तो आपके सवाल उनसे पूछ सके। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in